हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशंस के बारे में। आज इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या रिलेशन क्या है। जब तक मैंने आपको बताया था कि जब तक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में नहीं जानते तब तक आप रिलेशंस को पढ़ने में थोड़ी सी आपको समस्या होगी। आइए हम पढ़ते हैं क्या रिलेशन। क्लास 12th का एक बेहतरीन टॉपिक रिलेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस, रिलेशंस के डोमेन, रेंज, कोडोमेन और उसके बाद से टाइप्स ऑफ रिलेशन। कुछ हम लोग और भी रिलेशंस देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के, यानी इनवर्स ऑफ रिलेशंस भी हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन। देखिए सर, रिलेशन क्या है। अगर हम ये कह दें कि लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स, ए और बी हमारे पास क्या है, बी टू नॉन इम्पटी सेट्स। अगर हमारे पास कह दिया क्या है कि ए और बी क्या है, हमारे पास दो नॉन इम्पटी सेट्स हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। बस यानी कह सकते हैं क्या कि अगर आर कोई आर है वो ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है, तो हम कह देंगे कि वह आर होगा, वो ए से बी का क्या होगा, रिलेशन होगा। यानी आप कह सकते हो क्या कि ए और बी कोई हमारे पास दो नॉन इम्पटी सेट्स हैं और कोई एक रिलेशन आर है या कोई आर है फ्रॉम ए टू बी। इफ आर इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, तो हम कह सकते हैं आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं क्या, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी डेट इज, इसको आर से डिनोट करेंगे। सेट में कैसे लिखेंगे, यानी यह एक ऑर्डर्ड पेयर होगा ए कामा बी सच डेट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इस तरह से हम लोग कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि आपने कह दिया क्या, यानी इम्प्लाइड है, आपने कह दिया ए कामा बी अगर जो रिलेशन में है तो इसका मतलब है इम्प्लाइड है, इसको कहेंगे ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ए क्या है, बी से रिलेटेड है। यानी इसको पढ़ा कैसे जाता है, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, ए और बी। समझे, यानी कि रिलेशन को आप डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि अगर ए और बी हमारे पास क्या है, दो सेट हैं और कह दिया क्या कि ए क्रॉस बी यानी ए कार्टेशियन बी का अगर कोई क्या है, सबसेट है, तो हम कह देंगे कि वह क्या है, ए से बी का रिलेशन है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको और अच्छे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि रिलेशन क्या होता है। आइए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं। ओके, अब आइए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं क्या कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें क्या है, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर। अब देखिए ये श्री कपूर हम लोग लिख दिए हैं, इसको लिखिए आप क्या, ऋषि कपूर। ठीक है, तो हमने कहा क्या कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है, धर्मेंद्र, अमिताभ, राजेश खन्ना और ऋषि कपूर, और कोई सेट बी है, अजय देवगन, सनी देओल, अभिषेक बच्चन, रणवीर कपूर और गोविंदा। तो अगर हम ये कहें क्या कि अगर हमारे पास तब क्या होगा, देन ए कार्टेशियन बी इक्वल्स टू क्या होगा, सारे सेट, यानी धर्मेंद्र सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, फिर अमिताभ बच्चन सबके साथ बनाएंगे, राजेश खन्ना सबके साथ बनाएंगे और ऋषि कपूर भी सबके साथ बनाएंगे ना सब, ये बना दिया आपका ऑर्डर्ड पेयर। अब हम कह सकते हैं क्या, यानी अब कह दिया इफ R from A to B is defined as कैसे डिफाइंड है, कह देंगे क्या, A is father of B, A is father of B, यानी कि आप कह सकते हो, यानी डेट इज, यानी आपने कहा क्या, यानी R एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा A कामा B का सच डेट A is father of B। तो फादर ऑफ बी मतलब क्या, अब देखिए, यानी आपने कहा क्या, आर एक क्या है, ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है ए कामा बी, यानी ए क्या है, बी का फादर है। तब देखो अजय देवगन का फादर इसमें कोई नहीं है, सनी देओल का है धर्मेंद्र, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बना क्या, धर्मेंद्र कॉमा सनी। फिर क्या बना, अमिताभ कामा अभिषेक, राजेश खन्ना का कोई नहीं है, ऋषि कपूर कामा रणवीर कपूर। यानी कि आपने देखा क्या कि इस तरह से आपने बना दिया क्या, अब इसमें क्या बनाया आपने, धर्मेंद्र, सनी देओल एक बना दिया, फिर क्या बनाया, अमिताभ और अभिषेक, फिर उसके बाद से क्या बनाया, ऋषि कपूर और आपका
रणवीर, ये तो ये आपका बन रहा है क्या, ए कामा बी सच दैट ए इज द फादर ऑफ ए। अब आप देख रहे हो ये तीनों के तीनों जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी के क्या है, एलिमेंट है। जब ए क्रॉस बी के एलिमेंट है यानी हम कह सकते हैं क्या, सो आर इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, यानी हम कह सकते हैं 10, यानी आर एक क्या है, रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अंडरस्टैंड, ये ए से बी का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक, अब देखिए आप इस तरह से रिलेशंस को डिफाइन करते हैं, यानी रिलेशंस को आप नॉर्मली में कह सकते हो क्या, कि अगर हमारे पास ए और बी कोई क्या है, दो सेट है, तो हम कह देंगे कोई आर होगा, और रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट भी हो सकता है, इक्वल्स भी हो सकता है, यानी आर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। अभी हम बताएंगे कि कब इक्वल होगा, उसकी कंडीशंस है, रिमार्क्स आपको हमने आपको बताना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप जानिए क्या कि कोई रिलेशन है अगर ए से बी का, अगर कोई रिलेशन ए आर है ए से बी का, तो आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, तो आप कह सकते हैं क्या कि सबसेट होगा। इस तरह से आपने एग्जांपल में के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने दिखाया। अब आइए हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल, जिससे आप ये थोड़ा सा बता सकोगे कि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का ही क्या होता है, सबसेट होता है। ओके, अब देखिए यही हमारे पास एक बेसिक बेहतरीन तरीके का एग्जांपल है, जहां पे आप देख रहे हो कि सेट ए इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 है, और बी क्या दिया है, 0 1 4 9 16 25 ये दिया है। अब आर एक कोई रिलेशन है फ्रॉम ए से बी, और वो कैसे डिफाइंड है, ए कामा बी सच दैट बी इज द स्क्वायर ऑफ ए। तो बी इज द स्क्वायर ऑफ ए, यानी -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, यानी क्या हो जाएगा -2 कामा 4 एक पेयर, -1 कामा 1 0 कामा 0 1 कामा 1 2 कामा 4। यानी आप देख रहे हो क्या कि अगर स्क्वायर की बात करोगे तो यहाँ पे एक सेट बना लीजिएगा, वह क्या कौन सा सेट है, ए सेट है, और यहाँ पे कौन सा सेट है आपका, बी सेट है। अब देखिए ए से बी का क्या है, रिलेशन है आर। अब कैसे रिलेशन डिफाइंड हो रहा है, देखिए यहाँ पे -2 है, -1 है, 0 और 1 और 2, यहाँ पे क्या है 0 1 4 9 16 25। अब देखिए -2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, 1 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 0 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 0 हो रही है, 1 का फिर 1 और 2 का क्या हो जा रहा है, 4। यानी आप देख रहे हो क्या कि यह क्या है, -2 इज रिलेटेड टू 4, -1 इज रिलेटेड टू 1, 0 इज रिलेटेड टू 0, 1 इज रिलेटेड टू 1 और 2 इज रिलेटेड टू 4। यानी आप कह सकते हो, यानी डेट इज, यानी r इक्वल्स टू आप क्या देखो क्या, -2 इज रिलेटेड टू 4, -1 is related to 1, 0 is related to 0, 1 is related to 1 and 2 is related to क्या हो जाएगा, 4। तो ये आप देख रहे हो क्या, ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है आपको मिले हैं पांचों, ये सब के सब कार्टिजन प्रोडक्ट के एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि कार्टिजन प्रोडक्ट में तो आप देखेंगे -2 तो सबके साथ पेयर बनाएगा, फिर -1 सबके साथ, 0 भी सबके साथ, 1 भी सबके साथ और 2 भी सबके साथ पेयर बनाएगा। उसी में से यह सब क्या है, उसके एलिमेंट है। यानी आपने कहा देखा क्या, यानी इम्प्लाइड एट आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम कह सकते हैं क्या, देन आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू ए से बी का क्या होगा, रिलेशन होगा। तो ये तो रहा आपको रिलेशन डिफाइन करने का। यानी कार्टिजन प्रोडक्ट में आपने ये देखा था कि कार्टिजन प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, यानी सारे एलिमेंट सभी एलिमेंट के साथ क्या बना रहे थे, पेयर। तो आपने एरो डायग्राम में मैंने दिखाया था कि -2 सबके साथ बनाएगा पेयर, फिर -1 सबके साथ पेयर बनाएगा। लेकिन जब भी रिलेशंस की बात करेंगे तो रिलेशन में देख लेंगे कि कंडीशन क्या है, यानी ए कामा बी सच दैट बी इज द स्क्वायर ऑफ ए कह रहा है, तो बी इज द स्क्वायर ऑफ, तो देखेंगे बी के कितने कौन से एलिमेंट हैं जो ए के स्क्वायर हैं, तो -2 और 2 का स्क्वायर 4 है। यानी आप कह सकते हो क्या, यानी आप इस तरह से भी कह सकते हैं आप कि -2 इज रिलेटेड टू 4, फिर क्या होगा, -1 इज रिलेटेड टू 1, 0 इज रिलेटेड टू 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और 1 इज रिलेटेड टू 1 और 2 इज रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, 4। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर कहीं मान लीजिए अगर आपके पास कह दिया क्या, यानी इम्प्लाइड एट ए कामा बी अगर आर में बिलोंग है, तो इसको आप कहते हो ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू क्या कहते हो, बी कहते हो। लेकिन अगर यही कह दिया होता कि -a कामा बी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी इसको कहते क्या, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इज नॉट रिलेटेड टू, इज नॉट रिलेटेड टू। ओके, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए,
पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको रिलेशन से कोई भी समस्या नहीं होगी, ये मान के चलिए आप लोग। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ओके। देखिए, तो इस तरह से आपका क्या रिलेशंस को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन फिर एक बार समरी देख लीजिए। रिलेशन कहेंगे क्या कि अगर ए और बी दो हमारे पास सेट हैं तो हम कह देंगे क्या, आर ए से बी का रिलेशन होगा। कब? जब आर ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, क्लियर। अब यानी कि उसको डिफाइन कैसे करेंगे, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए कामा बी सच दैट ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी इज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल बी। ओके, अब आइए इसमें कुछ रिमार्क्स पॉइंट देखते हैं हम लोग कि क्या क्या होता है। ठीक, ओके। रिमार्क यानी अगर हम ये कह दें, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू पी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल्स टू क्या है, क्यू। यानी मान लिया क्या कि ए में कितने एलिमेंट हैं, पी एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, क्यू एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं क्या, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी ऑर्डर्ड पेयर की संख्या हो जाएगी पी क्यू। ऑर्डर्ड पेयर की संख्या क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं क्या, यानी शो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, so the total number of relations are from A to B is, यानी A से B का टोटल रिलेशंस क्या होगा, 2 के पावर पी क्यू, सॉरी mn नहीं, पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू। यानी आप कह सकते हैं डेट इज नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल्स टू हो जाएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा, पी क्यू। अगर कोई पूछे कि कहाँ पी क्या है, क्यू क्या है, तो आप बताइएगा वेयर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू पी और कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू। आप बता दीजिएगा। यानी किसी सेट में ए में अगर पी एलिमेंट है और किसी सेट बी में अगर क्यू एलिमेंट है, तो आप कह दीजिएगा क्या, यानी उसमें नंबर ऑफ रिलेशंस की संख्या क्या होगी, 2 के पावर पी क्यू। क्या डोमेन ऑफ रिलेशन आर, डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर, यानी कि किसी आर रिलेशन का क्या डोमेन होगा। आपको पता ही है, मैंने आपको भी बताया क्या कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट, देन हम कह सकते हैं क्या, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज। ए से बी का कैसे डिफाइन किया जाता है, आपने बताया क्या है, आर इक्वल्स टू सर ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यानी सर आपने बताया है क्या कि अगर हमको डोमेन पढ़ाना होगा कि किसी रिलेशन का डोमेन पता कीजिए सर, तो कह देंगे ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, और कह दिया कि आर कोई रिलेशन है, वो भी कहां से कहां तक डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड है। तो हम कह देंगे आर इक्वल्स टू ए कामा बी such that, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी such that A belongs to A and B belongs to B। तो हम कहेंगे क्या, नाउ अब देखिए नाउ तो डोमेन क्या होता है। तो जैसे कि कोई रिलेशन R होगा तो जितने उसमें रिलेशन R में जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे A कामा B, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट के जितने सेट होंगे, जो सेट बनेगा फर्स्ट कंपोनेंट का, वही होगा डोमेन ऑफ R। ये नहीं समझे, देखिए फिर आपको बताते हैं हम क्या, यानी हम कह सकते हैं क्या, नाउ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कामा बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। अब इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई डोमार। कैसे पढ़ा जाता है, डोम आर, यानी कि डोमेन ऑफ आर। कैसे पढ़ेंगे, डोमेन ऑफ आर। यानी आप कह देंगे क्या, यानी दैट इज डोमेन ऑफ आर क्या डिफाइंड होगा, ऑल फर्स्ट कंपोनेंट। तो ए कामा बी में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ए है, तो हम कह सकते हैं ए सच दैट
ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी जो भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसका जो सेट बनेगा वही कहलाएगा डोमेन। वही क्या कहलाएगा? डोमेन। अब देखिए इसको हम डोमेन मतलब क्या, यानी आप कहोगे क्या कि जो भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर का जितना भी फर्स्ट कंपोनेंट होगा सभी फर्स्ट कंपोनेंट का अगर हम लोग क्या ले लें, ऑर्डर्ड पेयर ले लें, सॉरी सेट बना लें, फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बना लें, तो वही होता है क्या? डोमेन ऑफ आर होता है। ओके, देखिए कैसे रिलेशन है क्या? आर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी कैसे डिफाइंड है? यहाँ पे ए था और हमारे पास यहाँ पे क्या था? बी था। इससे यहाँ पे डिफाइंड हो रही है, यानी आर रिलेशन डिफाइंड हो रही है। -2 -1 0 1 2 था। इसके बाद क्या था? 0 1 4 9 16 25। आप देख रहे थे क्या क्या रहा है कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बी इज द स्क्वायर ऑफ ए। तो बी इज द स्क्वायर ऑफ ए के लिए क्या हो जाएगा? ये हो रहा था, पेयर बन रहा था, इसका इसके साथ पेयर बन रहा था, 0 0 के साथ पेयर बन रहा था, 1 फिर 1 के साथ पेयर और 2 2 4 के साथ पेयर, ऐसे बन रहा था। यानी रिलेशन आप कैसे डिफाइन कर रहे थे? आर इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर क्या था? -2, 4 -1, 1 0, 0 1, 1 और 2, 4। तो हम कह सकते हैं क्या? यानी शो इसका डोमेन क्या होगा? डोम ऑफ आर इक्वल्स टू जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट है उनका सेट बना लीजिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट यही है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या जाएगा? -2 -1 0 1 2, यही होगा आपका डोमेन। ये क्या होगा? डोमेन होगा। यानी आप कहोगे क्या कि डोमेन क्या होता है? जितने भी रिलेशंस में ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ आर। क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ आर। ठीक इसी तरीके से क्या है आपका रेंज को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। रेंज क्या होता है? जैसे डोमेन फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होगा वैसे ही रेंज क्या होगा? सेकेंड कंपोनेंट का सेट होगा। यानी सेकेंड कंपोनेंट जो भी होगी उसका जो सेट बनेगा उसे हम लोग कहेंगे क्या? रेंज ऑफ आर। ठीक है, आइए हम देखते हैं रेंज ऑफ आर, यानी कि रेंज कैसे निकाला जाएगा। पढ़ते हैं क्या? रेंज ऑफ अ रिलेशन आर। तो हमने कहा क्या कि यहाँ पे दो और ए और बी हमारे पास क्या है? दो सेट है और आर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी और डिफाइंड एज क्या है? आर इक्वल्स टू क्या है? ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कामा बी बिलोंग्स टू बी। ये हमारे पास रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं क्या? देन द सेट ऑफ ऑल सेकेंड components of ordered pair, the set of all second component of ordered pairs A comma B is called range of relation R। यानी हम कह सकते हैं क्या? इट इज डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा? रेंज आर। कैसे बोलते हैं इसको? रेंज आर। यानी हम कह सकते हैं दैट इज रेंज आर को कैसे लिखेंगे आप? यानी रेंज आर इक्वल्स टू सेकेंड कंपोनेंट क्या है? बी है और सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। यानी जो भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होगी उसकी जो सेकेंड कंपोनेंट होगी उसका जो सेट होगा वो होगा रेंज। यानी कि अभी यानी आप देख रहे थे क्या कि हमारे पास क्या है? एक सेट है ए, एक सेट है हमारे पास क्या? बी। ए से बी को डिफाइन कर रहे थे रिलेशन, यानी -2 -1 0 1 2 और यहाँ हो रहा है 0 1 4 9 16 25। तो हम कह रहे थे क्या? -2 इसके साथ पेयर बना रहा था, -1 इसके साथ पेयर, 0 0 के साथ, 1 1 के साथ और 2 फिर किसके साथ? 4 के साथ। तो हम कह सकते थे क्या? यानी 10, यानी जो इसका रेंज होगा रेंज आर इक्वल टू किसके साथ पेयर बना रहा है? केवल 0 के साथ, 1 के साथ और 4 के साथ। यानी इसका सेकेंड कंपोनेंट केवल क्या है? 0 1 4 है। ये हो जाएगा रेंज। यानी कि आप कोई भी देख रहे हो क्या कि डोमेन और रेंज
यानी डोमेन क्या होगा, जितने रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका जो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होगा वो डोमेन होगा, और सेकंड कंपोनेंट का जो सेट होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। अब एक लाइन में आप पढ़ लीजिए क्या कोडोमेन क्या होता है सर। तो कोडोमेन का मतलब एक सेंस में बस याद रखिएगा कि कोडोमेन ऑफ आर क्या होता है, कोडोमेन ऑफ आर। तो कोडोमेन ऑफ आर कैसे निकाला जाएगा कि अगर मान लीजिए क्या है, इफ आर सच दैट ए टेंड्स टू बी, यानी आर क्या है, ए से बी तक डिफाइंड है, यानी फ्रॉम ए से बी है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन सेट बी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोडोमेन। बात समझ में आया? यानी आप कह दिया क्या कि कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, यानी अगर कोई रिलेशन है ए से बी तक डिफाइंड है, तो जो आपका सेट बी होगा, यानी ए से बी का डिफाइंड है, यानी जो सेट बी होगा वो कोडोमेन होगा। यानी यहाँ पे अगर कोडोमेन निकालना होगा तो क्या इसके लिए क्या होगी, कोडोमेन इक्वल्स टू, कोडोमेन ऑफ रिलेशन इक्वल्स टू क्या होगा, सेट बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 0, 1, 4, 9, 16 और 25, यह होगा इसका कोडोमेन। क्या होगा, कोडोमेन। यानी रिलेशन में आपने रिलेशन को डिफाइन किया कि आर क्या होगा, ए कार्टिजन बी का अगर सबसेट होता है तो वो उसका रिलेशन है। ओके, फिर कह देंगे नंबर ऑफ रिलेशंस क्या है, तो हम कह देंगे 2 के पावर पी क्यू। पी मतलब क्या, ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और क्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब इसके बाद से हम ये बताएं आपको क्या कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं। तो डोमेन फर्स्ट कंपोनेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर, यानी द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, डोमेन, एंड द सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, रेंज, और क्या देंगे सेट बी इज नोन एज क्या हो जाएगा, कोडोमेन। अब आइए हम पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। क्या पढ़ते हैं, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ओके, आइए अब हम पढ़ते हैं क्या, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन आर, यानी कि कोई रिलेशन आर है उसका अब हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो हम कह देंगे क्या, इफ a relation R from A to B, from A to B is defined as क्या हो जाएगा, R equals to A कामा B such that A सेट होगा A का और B सेट होगा B का। आप जानते हो क्या कि अगर कोई क्या होता है, रिलेशन है आर और ये ए से बी का, तो ए क्रॉस बी का वो क्या होगा, सबसेट होगा, यानी उसको ऐसे डिफाइन करेंगे। तो हम कह सकते हैं क्या, देन इनवर्स ऑफ रिलेशन आर इज डिनोटेड बाई, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई आर इनवर्स। क्या कहते हैं, आर इनवर्स, एंड डिफाइंड एज, और कैसे इसको डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज, और कैसे डिफाइन करेंगे, आर इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, यानी आप देखिए समझ जाइए, आर कैसे डिफाइंड है, ए कामा बी से, तो आर इनवर्स कैसे डिफाइंड होगा, बी कामा ए सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू। यानी आप समझ जाइए कि अगर कोई रिलेशन है ए से बी का, अगर ए कामा बी रिलेशंस में है तो उनके क्या कर दीजिए, कंपोनेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी पहला दूसरा हो जाएगा, दूसरा पहला हो जाएगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, वो इनवर्स रिलेशन। क्या है, इनवर्स रिलेशन। जैसे कि अगर आपको इनवर्स रिलेशन डिफाइन करना है, इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो कह दीजिएगा क्या, लेट ए क्या है हमारे पास 1 2 3 है, अब बी हमारे पास क्या है 0 1 4 9 16 है, ठीक है। तो आर रिलेशन क्या होगा, 1 कामा 1 2 कामा 4 और 3 कामा 9, ये रिलेशन हो गया ना। तो हम कह सकते हैं क्या, देन आर इनवर्स क्या होगा, अगर मान लीजिए ए और बी ये है और इसका रिलेशन ये है ए से बी तक का, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा 1 कामा 1, फिर पेयर चेंज हो जाएगा 4 कामा 2, पेयर चेंज होगा 9 कामा 3, यही होगा रिलेशन आर इनवर्स। ओके, यानी कोई भी आपके पास अगर जो रिलेशन आर पता है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, उनके ऑर्डर्ड पेयर को आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यानी कि चेंज करने का मतलब क्या है, यानी इंटरचेंज कर देंगे, ए बी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ओके, अब आइए हम देखते हैं क्या कि इस आर इनवर्स और आर में क्या बेसिकली क्या होती है, डिफरेंसेस क्या होती है। ओके, पता है, सिंस वी नो दैट, आपको पता है कि एक रिलेशन है आर फ्रॉम क्या, ए टू
बी, ए टू बी, देन हम कह सकते हैं क्या, देन डोमार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सच डेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और इसका रेंज क्या होगा, रेंज आर क्या होगा, इसका सेकेंड कंपोनेंट होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, यानी शो, तो आर इनवर्स कैसे डिफाइन की जाएगी, बी कामा ए सच डेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी बी कामा ए होगा। तो हम कह सकते हैं यानी नाउ, तब इसका डोमेन निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, डोम आर इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, बी है, क्या है, बी है। और ये बी किसके इक्वल है, ये किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। यानी आप कह सकते हो क्या, किसी रिलेशन का रेंज, किसी रिलेशन का रेंज और उस रिलेशन के इनवर्स का डोमेन इक्वल होता है। समझिए, यानी किसी रिलेशन का रेंज और उसी रिलेशन के इनवर्स के डोमेन के क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, रेंज आर इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इनवर्स, यानी इसका सेकेंड कंपोनेंट यानी ए होगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोम आर बोलते हैं, डोम आर बोलते हैं, यानी डोमेन ऑफ आर। ओके, यानी आप कह दोगे क्या, सिंपल सी बात है, यानी आर इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाती है तो हम कह देंगे डोम आर इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट, और रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट। अब फर्स्ट सेकेंड कंपोनेंट यहाँ पे क्या होता है, रेंज होता है, यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट क्या होती है, डोमेन होती है। यानी आप कह सकते हो क्या, किसी रिलेशन का, समझिएगा, किसी रिलेशन का रेंज उसी रिलेशंस के इनवर्स के डोमेन के बराबर होगा, और किसी रिलेशंस का डोमेन उसी रिलेशन के इनवर्स के रेंज के बराबर होता है। ओके, तो ये रहा आपका क्या, डोमेन, रेंज, को डोमेन ऑफ अ रिलेशन एंड इनवर्स ऑफ रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे क्या, रिलेशन ऑन अ सेट ए। ठीक है, यानी कोई रिलेशन होगा, किसी एक ही सेट पर रिलेशन होगा तो उसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम बताते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं क्या, रिलेशन ऑन अ सेट क्या है। रिलेशन ऑन अ सेट, तो मान लीजिए क्या, किसी एक सेट पर हमको रिलेशन पढ़ना है। अभी तक हम रिलेशन दो सेट पे पढ़ रहे थे कि किसी सेट ए और कोई सेट बी, यानी ए अगर बी से रिलेशंस बना रहा है, यानी हम कह देंगे क्या, ए का कोई एलिमेंट ए और बी का एलिमेंट कोई बी, यानी ए अगर बी से रिलेट कर रही है तो ए कामा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रिलेशन आर। ऐसे आप बता रहे थे, या फिर ये कह रहे थे कि कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर आर सबसेट है तो आर को हम कह देंगे ए और बी का क्या है, वो रिलेशन है, फ्रॉम ए टू बी क्या है, वो रिलेशन है। लेकिन आपको ये कहीं सेट में आपको रिलेशन बताना होगा, तो आप कहिएगा लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड रिलेशन आर ऑन अ सेट इज अ सबसेट ऑफ ए राशि। यानी आप कह देंगे किसी एक ही सेट में अगर उसको रिलेशन बताना होगा तो हम कह देंगे वो रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस ए का ही क्या होगा, सबसेट होगा। यानी दैट इज, आप कह सकते हो क्या कि अगर आर सबसेट हो जाए किसका, ए कार्टेशियन ए का, तो हम कह सकते हैं क्या, देन आर इज अ रिलेशन, R is a relation on a set A, on a set A. ओके, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी डेट इज, यानी हम कह सकते हैं क्या, यानी हम कह देंगे रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी अपने आप से ही क्या हो, रिलेट करे, तो हम उसे क्या कह देंगे, वो रिलेशन ऑन अ सेट है। बात समझ में आया, यानी कह देंगे क्या कि कोई सेट अगर ए है, अगर वो क्या होगा, रिलेशन अगर ए से ही ए का बनाएगा तो वो ए कार्टेशियन ए का क्या होगा, सबसेट होगा, तो उसे हम कहेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। ओके, अब आइए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अ सेट, टाइप्स ऑफ सेट यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, कि कितने रिलेशंस के टाइप्स होते हैं। इसमें आप बेसिकली पढ़ेंगे क्या, वाइड रिलेशन, या इसी को इम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, आइडेंटिटी रिलेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बाद से हम पढ़ेंगे क्या, सिमेट्रिक रिलेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, और उसके बाद आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और भी रिलेशन होता है जिसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। ओके, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में,
कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको ये पढ़ाने से पहले जरा सा आपको मैं पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि आप क्लास 11th में जब रिलेशंस पढ़े थे तो वो वहाँ पे दो सेट पे आपने रिलेशंस पढ़ा था। अब हम आपको क्लास 12th पढ़ा रहे हैं तो क्लास 12th में आप रिलेशंस जो पढ़ रहे हैं अब पढ़ेंगे वो केवल सिंगल एक सेट पे पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने आपको अभी पढ़ाया है ठीक इसके ठीक पीछे वाले टॉपिक में रिलेशन ऑन अ सेट, यानी एक रिलेशन होगा किसी एक ही सेट पे होगा, इसका मतलब होगा कि वो रिलेशन एक कार्टिजन ए का ही क्या होगा, सबसेट होगा। समझ में आ रहा है ना, यानी एक कार्टिजन यानी कि ए का एलिमेंट ए के साथ ही पेयर बनाएगा, उसे क्या कहेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट। अब वही चीज हम आपको पढ़ाना चाहते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। अब यह ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, यानी कि अब पढ़ेंगे हम लोग वाइड रिलेशन ऑन अ सेट, एम्प्टी रिलेशन ऑन अ सेट ए, नल रिलेशन ऑन अ सेट ए। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए हमारे पास लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। कोई मान लीजिए ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ए हमारे पास क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन R equals to 5 is the empty relation on set A, यानी डेट इज कहने का मतलब क्या, यानी अगर फाई क्या हो जाए, सबसेट हो जाए ए कार्टिजन ए का, फाई क्या हो जाए, सबसेट हो जाए ए कार्टिजन ए का, यानी आपने देखा क्या कि ए कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और R इक्वल्स टू फाई इज द एम्प्टी रिलेशन ऑन अ सेट ए। इसी को हम लोग कह देंगे R इक्वल्स टू, अगर फाई होगा और फाई क्या होती है, ए कार्टिजन ए की क्या होती है, सबसेट होती है, तो इसे हम क्या कह देंगे, R को क्या कहा जाएगा, एम्प्टी रिलेशन, वाइड रिलेशन या नल रिलेशन। इसको वर्ड्स में कहा जाएगा, यानी 10, यानी हम कह सकते हैं क्या, नो एलिमेंट ऑफ ए is related to any element of A, any element of क्या हो जाएगा, any element of A, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यानी that is, यानी नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी ए का कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंट के साथ क्या होगा, अगर रिलेशंस नहीं बनाता है तो हम उसे कह देंगे कि वहां क्या होगी, वह रिलेशन जो होगी उसे एम्प्टी रिलेशंस बोलेंगे या वाइड रिलेशंस बोलेंगे। समझिए वाइड रिलेशन मतलब, यानी अगर ए कोई हमारे पास सेट है और ए का प्रत्येक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अपने के साथ पेयर नहीं बनाता है, तो वैसा रिलेशन, यानी R इक्वल्स टू फाई, और फाई इज द सबसेट ऑफ ए कार्टिजन बी, ए कार्टिजन ए, तो हम कह सकते हैं R इज द एम्प्टी रिलेशन ऑन अ सेट ए। आइए हम इसको एग्जांपल के बेसिस पे बताते हैं कि एम्प्टी रिलेशन है क्या। ठीक है, एक एग्जांपल आपको हम दिखाना चाह रहे हैं क्या कि अगर एक ही हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 एलिमेंट रखा है, तो कोई रिलेशन है R ऑन अ सेट ए इज डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइंड है कि ए कामा बी, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इक्वल्स टू 20, यानी कि और ए और बी दोनों एलिमेंट क्या है, एक ही एलिमेंट है, यानी अब कह देंगे क्या कि 1 और 2 का माइनस, 1 और 3 का माइनस, 1 और 4 का माइनस, 1 और 5 का माइनस क्या रहा है, 20 आ रहा है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा ए में जिनका 2 का अगर हम लोग माइनस करें मॉड लेकर तो उसकी वैल्यू 20 आ जाए, यानी आप इसको लिख सकते हो क्या, 5, तो 5 जब लिख दोगे तो हम कह सकते हैं यानी 10, यानी R एक क्या है, एम्प्टी रिलेशन, क्या है, एम्प्टी रिलेशन, और उस किस पे, ऑन ए। ओके, यानी ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका मॉडुलस लेने पर, सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस लेने पे 20 आ जाए, तो हम इसे कह देंगे दिस इज एम्प्टी रिलेशन ऑन अ सेट ए। ओके, यानी एम्प्टी रिलेशन मतलब क्या, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अपने आप के साथ क्या हो जाए, पेयर बना दे, तो इसलिए हम कह देंगे सच टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल रिलेशंस के बारे में। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, तो हम कह देंगे क्या, मान लिया क्या, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है ए कोई क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन अ रिलेशन R ऑन सेट ए
is said to be universal relation, is said to be universal relation if, universal relation if, कब? जब r क्या हो जाएगा, a कार्टिजन a के इक्वल हो जाएगा, ए कार्टिजन ए के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर ए हमारे पास कोई क्या है, नॉन इम्पटी सेट है, तो कहा क्या, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कोई भी रिलेशन आर होगा किसी सेट ए पर, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। कब? जब कह देंगे आर क्या होगी, ए कार्टिजन ए के इक्वल होगी। यानी अभी नहीं समझ पा रहे हो तो समझो 10। यानी कहने का मतलब क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, every element of A is related to every element of A is related to itself भी कह सकते हैं, itself, ठीक है, या every element of A। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, यानी कह देगा क्या, यानी implied that every element of A is related to itself, is related to itself। यानी अपने आप से क्या बना दे, खुद का पेयर बना दे। प्रत्येक एलिमेंट अगर जो पेयर बना दे तो हम इसे कह देंगे कि क्या होगा, वो क्या होगा, वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यानी आपने कहा क्या, यूनिवर्सल रिलेशन इम्पटी रिलेशन कह रहे थे, क्या r इक्वल्स टू फाई आ जा रहा था, और वो फाई क्या हो रहा था, ए कार्टिजन ए का सबसेट हो रहा था। अब यहाँ क्या होगा क्या कि आर ए कार्टिजन ए के इक्वल हो जाएगा। यानी जितने ए से ए का जितना अडर्ड पेयर होगा वो सब के सब रिलेशंस में होंगे, तो उसे हम कह देंगे कि वह क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, आइए हम यूनिवर्सल रिलेशन के एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं यूनिवर्सल रिलेशन है क्या। हम ये कह दें, लेट ए इक्वल्स टू क्या है, 1 2 3 4 5 कोई हमारे पास सेट है, ठीक है, एंड a relation R on set A is defined as, और कैसे डिफाइंड है, R इक्वल्स टू A कामा B such that mod A minus B greater than or equal to 0 for all A कामा B is an element of A। यानी आप कह रहे हो क्या कि ए और बी का ऐसा अडर्ड पेयर जिनका माइनस का मॉडुलस यानी डिफरेंस का मॉडुलस 0 से ग्रेटर और इक्वल है, जहां ए और बी दोनों एक एलिमेंट हैं। तो आप देख रहे हो 1 माइनस 1 0, 0 के इक्वल हो रहा है, 1 माइनस 2 यानी 1 0 से बड़ा हो गया, 1 माइनस 3 यानी प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, इसमें सेटिस्फाइड करेगी। इसका मतलब है क्या, इक्वल्स टू, या किसके इक्वल हो जाएगा, ए कार्टिजन ए के, यानी आर इक्वल्स टू ए कार्टिजन ए। यानी कि इसको कह सकते हैं क्या, यानी 10 इम्प्लाई दैट आर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आया। यानी कह दें क्या कि प्रत्येक किसी सेट में यूनिवर्सल रिलेशन फाइंड करना मतलब क्या कि उसका सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने सभी एलिमेंट्स के साथ क्या बना दे, क्या बना दे, रिलेशन बनाए। यानी कह देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। यानी कि वहां पे आप जो कह रहे थे इटसेल्फ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। आप यू कहोगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए या ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। ओके, तो ऐसे हो जाएगा क्या आपका यूनिवर्सल रिलेशन। अब आइए हम पढ़ते हैं तीसरा रिलेशन, इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइए देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस क्या है। आइडेंटिटी रिलेशंस को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो हम कहेंगे क्या, अगर हमारे पास मान लीजिए क्या है, लेट ए बी एन नॉन इम्पटी सेट। ए कोई क्या है, नॉन इम्पटी सेट है, ठीक है, एंड अ रिलेशन R on set A is said to be identity relation, इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। कब कहेंगे, यानी let A be a non-empty set and a relation R on a set A is said to be identity relation on A if, कब, if every element of A is related to itself,
ठीक है, कह देंगे इट इज डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करते हैं, आई ए से, एंड डिफाइंड एज, और कैसे डिफाइन करेंगे, आई ए इक्वल्स टू ए कामा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। देखिए आइए अब हम पढ़ते हैं क्या आइडेंटिटी रिलेशंस के बारे में, कि आइडेंटिटी रिलेशंस होता क्या है। तो आइडेंटिटी रिलेशंस को आप डिफाइन करोगे तो कहोगे क्या कि ए कोई हमारे पास क्या है, सेट है सर, ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट and a relation R on a set A is said to be identity relation on A if यानी every element of A is related to itself, यानी कोई सेट A है उसका प्रत्येक एलिमेंट अगर अपने साथ क्या बना दे, रिलेशन बना दे, तो हम कह देंगे उसे आइडेंटिटी रिलेशंस कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशंस को आईए कहते हैं, यानी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, यानी आईए, और आईए को डिफाइन करते हैं आईए इक्वल्स टू ए कामा ए, यानी प्रत्येक एलिमेंट ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने साथ पेयर बना रहा है, तो उसे क्या कह देंगे आप, आइडेंटिटी रिलेशंस। यानी आप कहोगे आइडेंटिटी रिलेशंस मतलब क्या है, ए कोई सेट है 1 2 3 4, अगर कोई एलिमेंट रखा है तो आईए बराबर क्या हो जाएगा, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 या 4 कामा 4, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइए हम चर्चा करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ओके पढ़ाते हैं आपको क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ए, तो एक सेट, यानी हमने सबसे पहले माना कि लेट हमारे पास कोई सेट ए है, तो हम कह देंगे अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कोई रिलेशन आर होगा किसी सेट ए पर, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी तो हम, यानी उसका मतलब क्या होगा, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी उस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने साथ क्या बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, रिलेशंस बनाएगा, तो वैसे रिलेशंस को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी ध्यान रखिएगा, यानी कि ए कामा ए, यानी ए इज रिलेटेड टू ए, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ध्यान रखिएगा, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी इसका मतलब है क्या कि ए में, सेट ए में अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो 1b1 के साथ रिलेशन बनाएगा, 2b2 के साथ रिलेशन बनाएगा, 3b3 के साथ रिलेशन बनाएगा। अगर बाय द वे कोई एक एलिमेंट किसी सेट ए में है और वह उस अपने आप के साथ पेयर नहीं बना रहा है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि हमने कहने का मतलब, यानी कि एग्जांपल में आप कह सकते हो क्या कि अगर हमने ये कहा कि इफ ए हमारे पास क्या है 1 2 3 है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a reflexive relation R on set A is defined as कैसे डिफाइंड होगा, R इक्वल्स टू, यानी प्रत्येक एलिमेंट फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ A बिलोंग्स टू A, यानी 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3। बात समझ में आया। यानी अगर आपने नोट में एक पॉइंट लिखा, क्या लिखा पॉइंट नोट में, कि अगर हम कह देंगे क्या, इफ A belongs to A and A comma A does not belongs to R, तो हम कह सकते हैं क्या, then R is not reflexive, R is not reflexive। यानी अगर किसी भी केस में अगर हम कह देंगे क्या कि कोई सेट A में कोई भी एलिमेंट अगर अपने साथ पेयर ना बनाए, तो हम कह देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। यानी आप कह दे कि अगर A 1 2 3 है और 1 1 हो 2 2 हो और ये 3 3 ना हो, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है, नहीं है सर। रिफ्लेक्सिव का यह डिफिनीशन ही होता है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि किसी सेट A का प्रत्येक एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है उसमें, वो सब के सब अपने साथ क्या बना देगा, रिलेशंस बनाएगा, तो उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव। फिर एक बार हम आपको बता देना चाहते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वही होगा जो प्रत्येक ए के प्रत्येक एलिमेंट अपने साथ क्या बनाए, रिलेशंस बनाए। अगर कोई भी एलिमेंट ए में है, एक्स्ट्रा एलिमेंट, ऐसे 1 2 3 के साथ 4 है, अगर यहाँ पे 4 रहता, यहाँ 4 रहता, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 अगर रहता और 4 इज नॉट रिलेटेड टू, अगर 4 होता तो हम कहते क्या, R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सेंस हुआ क्या कि किसी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने साथ क्या बनाएगा, रिलेशंस बनाएगा हर हाल में। अगर होगा तो रिफ्लेक्सिव होगी, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। ओके,
अब आइए हम चर्चा करते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस की। आपको मैंने बताया क्या कि आप देख रहे थे क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो एक थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक पॉइंट जान लीजिएगा आप लोग कि हम कहते हैं ना कि आइडेंटिटी रिलेशन को आपने डिफाइन किया ना कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, यानी कहते हैं क्या आइडेंटिटी रिलेशन वह रिलेशन है जिसमें सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने साथ क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी आपका एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यानी आप जितने भी आज तक देखे आइडेंटिटी रिलेशन वो सब के सब रिफ्लेक्सिव होते हैं, बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट नेसेसरली क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो ध्यान रखिएगा क्या कि हम कह देंगे क्या कि दुनिया में जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं सब के सब रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होंगे। तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा आप लोग कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वो सब के सब रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होंगे। अब आइए हम चर्चा करते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस की कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब क्या रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be symmetric if and only if अगर A B अगर रिलेशन में है तो implied that B A भी क्या होगा, उस रिलेशंस में होगा for all A, B is an element of set A। यानी किसी सेट A के दो एलिमेंट हैं, किसी सेट A के दो एलिमेंट है A और B, तो अगर कह दिया A is related to B तो हम कहेंगे तो B भी A से रिलेटेड होगा तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। यानी इम्प्लाइड कहने का मतलब क्या, A इज रिलेटेड टू B तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली B इज रिलेटेड टू A फॉर ऑल A, B इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A। ओके, यानी सेट A का अगर दो एलिमेंट है, अगर पहला एलिमेंट यानी A अगर B से रिलेटेड है तो सिमेट्रिक होने के लिए B को भी A के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। यानी कि देखिए, अगर आप एग्जांपल में दिखाना चाहते हैं तो अगर हम कह दें इफ ए हमारे पास कोई सेट है क्या 1 2 3, अगर कोई हमारे पास सेट है, ठीक है, तो कह दिया क्या आर क्या है 1, 2 है तो 2, 1 है, तो यह क्या सिमेट्रिक है, यह सिमेट्रिक है सर। क्यों, क्योंकि 1, 2 अगर आर में है तो इम्प्लाइड 2, 1 भी किसमें है, आर में है, सो हम कह सकते हैं आर क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक। तो ध्यान रखिएगा सर जी, यानी सिमेट्रिक के लिए क्या हुआ कि अगर कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिएगा, यानी अगर 2, 3 अगर आर में है तो 3, 2 को भी आर में होना चाहिए, अदरवाइज आर सिमेट्रिक नहीं होगा। यानी आपने बताया क्या कि अगर A, B अगर आर में है, अगर A, B आर में है तब B, A को आर में होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक, यानी आप देखेंगे क्या कि आइडेंटिटी एलिमेंट में आप देख रहे हैं फिर एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ हो रहा है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट और रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोनों के दोनों, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोनों के दोनों सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। तो एक जगह आप नोट कर लीजिएगा क्या, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज क्या हो जाता है, इज, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, देखेंगे क्या कि आपने देखा था क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो रहा था, अब यहाँ आप देखेंगे क्या कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो और यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों के दोनों रिलेशन क्या होंगे, सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। यानी आप कहीं नोट पॉइंट में लिख सकते हैं क्या, एवरी यूनिवर्सल रिलेशन एंड identity relation be symmetric। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू। ओके, तो आप कहोगे क्या कि क्या आइडेंटिटी और यूनिवर्सल सिमेट्रिक होते हैं, आइडेंटिटी और यूनिवर्सल सिमेट्रिक होते हैं, लेकिन सभी सिमेट्रिक आइडेंटिटी और यूनिवर्सल नहीं होते। और एक और बात
कि रिफ्लेक्सिव जो होगा वो सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि है कि नहीं है। ओके, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हम चर्चा करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस की। ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशंस में आप ये देखेंगे क्या कि a relation R on set A is said to be transitive if and only if। यानी कहा दिया क्या कि कोई रिलेशन R होगा किसी सेट A पर, वो ट्रांजिटिव होगा कब? जब क्या होगा A कामा B, अगर A रिलेट कर रहा है R से और कामा B रिलेट कर रहा है किससे? R से। देखिए पहला और दूसरा यानी A कामा B अगर R से रिलेट कर गया, B और C भी R से रिलेट कर गया, तो पहला तीसरा भी रिलेट करेगा, यानी इम्प्लाइड डेट A कामा C भी रिलेट करेगा किससे? R में। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A कामा B रिलेशन में है और B कामा C किसी रिलेशन में है, तो A कामा C को भी उस रिलेशन में होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। यानी कि कहने का मतलब फॉर ऑल A B C ये तीनों के तीनों एलिमेंट होंगे किसके? सेट A के। यानी डेट इज कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर A B से रिलेट कर गया और B क्या हो गया? C से रिलेट कर गया, तो इम्प्लाइड डेट A B C से रिलेट करेगा फॉर ऑल A B C इज एन एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा? यानी आप कह सकते हो 10 अगर आपके पास कोई, मान लीजिए हमारे पास इफ A इक्वल्स टू क्या है? 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो कह दिया 1 कामा 2 अगर रिलेशन में है और 2 कामा 3 भी रिलेशन में है, तो कह देंगे क्या? यानी इम्प्लाइड है 1 कामा 3 को भी रिलेशन में होना पड़ेगा ट्रांजिटिव होने के लिए। यानी देखेंगे क्या? 1 इज रिलेटेड टू 2 और 2 इज रिलेटेड टू 3, यानी 1 इज रिलेटेड टू 3, यानी 1 अगर 3 से रिलेट करेगा तो वैसा रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगी। ध्यान रखिए ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब क्या? तो अगर हमारे पास एक इलस्ट्रेट एग्जांपल ले लिया जाए, अगर हमारे पास इलस्ट्रेट एग्जांपल ले लिया जाए, हमारे पास 3 लाइंस हैं L1 L2 L3 किसी प्लेन में ड्रा है, ठीक है, और कह दिया क्या? L1 इज पैरेलल टू L2, कह दिया L1 पैरेलल टू क्या हो गया? L2, और फिर कह दिया L2 पैरेलल टू L3, तो कह दिया क्या? यहाँ देखिए हमारे पास आपको बेसिकली एग्जांपल दिखा रहे हैं। देखिए कहा क्या? ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये हमारे पास 3 लाइंस हैं। तो कह रहा है L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3। तो आप ये भी तो कह सकते हो ना कि L1 पैरेलल टू L3, बोलिए कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यानी आप कह रहे हैं L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, तो आप कह सकते हैं L1 पैरेलल टू L3, यानी ये ट्रांजिटिव। ओके, तो आप कह सकते हो क्या? डायरेक्टली कह सकते हैं क्या कि अगर कोई एलिमेंट A B से रिलेट कर रहा है, यानी L1 L2 से रिलेट कर रहा है, L2 L3 से रिलेट कर रहा है, तो L1 भी L3 से रिलेट करेगा, तो हम कह देंगे वो ट्रांजिटिव होगी, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगी। इसमें भी आप ये देखेंगे कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे और यूनिवर्सल रिलेशन होंगे, वो सब के सब क्या होंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे। तो ये रहा ट्रांजिटिव रिलेशन का डिफिनेशन। फिर एक बार समझ लीजिए कि अगर A कामा B बिलोंग्स टू R, B कामा C बिलोंग्स टू R, देन A कामा C इज आल्सो बिलोंग्स टू R, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन अ सेट A। अब आइए हम आपको आखिरी रिलेशंस के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिससे आपका एक्सरसाइज पूरा डिपेंड करेगा। आपको ये प्रूफ करना होगा कि सो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, या फिर ये शो कीजिए कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन, मैं एक्सरसाइज आपको जब कराऊंगा तो आपको पूरे तरीके से बताऊंगा कि क्या होता है। फिर एक बार ध्यान रखिए कि जब भी कोई रिलेशन है तो आप रिलेशन के डिफिनीशन से आप बता दीजिएगा कि वो रिलेशन है। अगर वो रिलेशन नहीं होगा तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि वो रिलेशन नहीं है। जैसे कि अगर हमारे मान लीजिए हमारे पास कोई R रहता, क्या रहता? 1 कामा 1, 2 कामा 2 ऐसे रहता, ठीक है, और सेट A हमारे पास क्या रहता? 1 2 3 रहती, ठीक है। तो कहते क्या कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, क्या R रिफ्लेक्सिव है? तो कहते नो, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इतने कह के नहीं छोड़ देंगे, इसमें आपको यह दिखाना पड़ेगा। लिखेंगे क्या? सिंस 3 इज एन एलिमेंट ऑफ A बट 3 कामा 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, thus R इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
ओके, तो जब भी आप नहीं होगा तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, लेकिन अगर होगा तो आप डायरेक्टली डिफिनीशन दे सकते हो। अगर यही चीज अगर आपके सामने यही क्वेश्चन दिया रहता क्या 3,3, तो ऐसे लिखते क्या, ऐसे लिखते सिंस फॉर ईच, ऐसे लिखते फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, देन हम कह सकते हैं क्या, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे डायरेक्टली आप जैसे डिफिनीशन होता है रिफ्लेक्सिव का, वैसे आप रिफ्लेक्सिव को डिफाइन कर देते और बता देते कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो आप आज एक बात ध्यान रखिए इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाने से पहले कि जब भी कोई रिलेशन होगा तब तो उसका डिफिनीशन बता देंगे, अगर वो नहीं होगा तो एक इलस्ट्रेट एग्जांपल आपको दिखाना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, मैं अभी आपको बताया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ध्यान रखिएगा, जब तक कोई बच्चा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना जानता हो तब तक वो इक्विवेलेंस के बारे में जानना उसके बस की बात नहीं है। यानी कि आप इक्विवेलेंस जानने के लिए आपको इन तीनों रिलेशंस के बारे में जानना अति आवश्यक है। आइए हम देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या है। तो हम चाहेंगे क्या, रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be equivalence if and only if। पहला केस if and only if, पहला केस वह क्या होना चाहिए, वह रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, यानी डेट इज कहना चाहिए, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए आर होगा, फॉर ऑल ए इज, यानी कह रहा है क्या, यानी कि वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। यानी कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होगा तो उसके लिए जरूरी है क्या कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट अपने साथ क्या होने चाहिए, रिलेशन बनाने चाहिए, यानी तो रिफ्लेक्सिव होने चाहिए। अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है। दूसरा केस, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, यानी दैट इज अगर A कामा B अगर R में है तो हम कह देंगे इम्प्लाइड B कामा A को भी R में होना चाहिए, फॉर ऑल A कामा B इज एन एलिमेंट ऑफ A। ओके, यानी अगर कह दिया क्या कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए, यानी रिफ्लेक्सिव के साथ साथ उसको क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, यानी 1 कामा 2 अगर R में होगा तो 2 कामा 1 को भी R में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। और तीसरा क्या होना चाहिए, उसे ट्रांजिटिव की भी क्राइटेरिया फॉलो करनी चाहिए, यानी डेट इज अगर कह दिया ए कामा बी अगर आर में है, बी कामा सी भी आर में है, यानी इम्प्लाइड ए कामा सी को भी आर में होना चाहिए, यानी तब कह जाके कहेंगे क्या कि वह क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए यानी कोई आर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा किसी सेट ए पर, कब, जब इस सेट ए पर वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। अगर इन तीनों रिलेशनों के एक भी क्राइटेरिया को अगर वो फॉलो नहीं करता है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। यानी इक्विवेलेंस होने के लिए आप उस रिलेशंस को तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, यानी रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, यानी फॉर ईच ए बिलोंग्स टू फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। फिर क्या कहेंगे, इफ ए कामा बी इज रिलेटेड टू आर देन हम कह सकते हैं B कामा A इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ओके, और यहाँ पे कहेगा ट्रांजिटिव होने के लिए A कामा B बिलोंग्स टू R, B कामा C बिलोंग्स टू R, देन A कामा C इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो कह देंगे क्या कि अगर कोई रिलेशन अगर है हमारा, अगर वो इक्विवेलेंस है तो वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों क्राइटेरिया है तो वो इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस की एक क्राइटेरिया है। इससे आपका एक्सरसाइज होगा, मैं एक्सरसाइज के बाद अपलोड करूंगा, मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा एनसीईआरटी का कि कैसे क्वेश्चंस किया जाता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रूफ करने के लिए आता है। सो दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और सेट दिया रहेगा। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।